Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh, Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics and in this lecture of theory of supply. So today we are going to discuss one of the most important topic of microeconomics, that is theory of supply. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन को स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कि अब जो हमारे चैप्टर्स हैं वो एक सीक्वेंस के अंदर जो है वो चलने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने अगर हम अपने इनिशियल लेक्चर्स की बात करें, उसके अंदर हमने सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात की, उसके बाद हमने थ्योरी ऑफ डिमांड की बात की, उसके बाद हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की। सो ये थ्री चैप्टर्स जो हैं दे आर रिलेटेड विद द कंज्यूमर, क्योंकि एक कंज्यूमर जो है वही डिमांड करता है, उसी का इलास्टिसिटी के साथ कंसर्न होता है। पर जब हमने प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट किया था, मैंने ये कहा था कि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द प्रोड्यूसर बिहेवियर। मतलब अब आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे दे आर रिलेटेड विद द प्रोड्यूसर। जैसे हमने लास्ट अपने जो चैप्टर हमने कंप्लीट किया उसके अंदर हमने प्रोडक्शन फंक्शन की बात की। इन दैट चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, types of production, total production, average production, marginal production, the relation between total, average and marginal production, the law of variable proportion, increasing return, decreasing return, causes of increasing return, causes of decreasing return, three stages of production, long run production function which is called return to scale। तो ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस की। अब ये जो चैप्टर हम आज डिस्कस करने वाले हैं, आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द पार्ट बी ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। व्हाई प्रोडक्शन फंक्शन? और क्योंकि अगर हम एक प्रोड्यूसर की बात करते हैं तो उसका जो मेन टारगेट होता है वो ये होता है कि वो गुड्स और सर्विसेज दोनों को, क्योंकि हम जब प्रोडक्शन की बात करते हैं हम उसके अंदर गुड्स की प्रोडक्शन की बात भी करते हैं और सर्विसेज की प्रोडक्शन की बात भी करते हैं। सो वो क्या करेगा, जब वो प्रोडक्शन करेगा तो उसका मेन पर्पस जो होगा वो क्या होगा? He doesn't want to keep those goods with himself. वो अपने पास तो रखना नहीं चाहेगा। The ultimate target of any producer it is to sell these products in the market। तो उसका जो पर्पस होगा वो उन गुड्स और सर्विसेज को मार्केट के अंदर सेल करना होगा, मार्केट के अंदर भेजना होगा, मार्केट के अंदर बेचना होगा। अब हम इसके अंदर जो है वो इसको पार्ट बी बोलेंगे। सप्लाई के अंदर वो क्या करेगा, जो भी उसकी प्रोडक्शन रहेगी उसको वो मार्केट के अंदर भेजेगा फॉर सेल। अब क्या होगा, जब नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे तो क्या होगा, उसको उस पे कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो प्रोडक्शन करेगा तो उसको उस पे कॉस्ट भी बियर करनी पड़ेगी। तो जो कॉस्ट होगा वो हो जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट सी। प्रोडक्शन फंक्शन पार्ट ए, सप्लाई पार्ट बी, कॉस्ट पार्ट सी। और उसके बाद जब वो कॉस्ट बियर करके मार्केट के अंदर उनको बेच देगा, सो क्या होगा, ही विल गेट सम इनकम इन रिटर्न ऑफ दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू होगा वो हो जाएगा प्रोड्यूसर बिहेवियर का पार्ट डी। और एंड में हम बात करेंगे जाके प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, कि जब वो कॉस्ट बियर कर रहा है उसको उसके बदले में इनकम हो रही है, सो अल्टीमेटली ही गेट सम प्रॉफिट। सो द इक्विलिब्रियम ऑफ द प्रोड्यूसर occurs at that point where the profits of the producer are maximum. So that will be the part E of the production function. So अभी ये जो 5 chapters हैं, प्रोडक्शन फंक्शन, नंबर 2 थ्योरी ऑफ सप्लाई, नंबर 3 थ्योरी ऑफ कॉस्ट, नंबर 4 थ्योरी ऑफ रेवेन्यू एंड नंबर 5 प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये 5 चैप्टर्स का अपना एक सेट है। और ये सेट जो है वो किसके साथ रिलेटेड है? इट रिलेट्स विद द प्रोड्यूसर। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द पार्ट बी, क्योंकि ए हम कंप्लीट कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ वी आर कंसिडरिंग द थ्योरी ऑफ सप्लाई। अब थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम ये देखेंगे कि व्हाट इज सप्लाई, what are the various types of supply,
how supply can be represented, or it can be represented with the help of a table or with the help of a diagram. What are the various factors that affect the supply? What is supply function? What are the elasticity of supply? How supply is determined in the market? तो हम बहुत सारी चीजें जो हैं इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं. तो अगर आपने थ्योरी ऑफ सप्लाई का चैप्टर जो है उसको समझना है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर जो है आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो चीजें हमने थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर की थी वही सारी चीजें हम इसके अंदर रिपीट करेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ सप्लाई. मतलब जो कॉन्सेप्ट थे थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर, थ्योरी ऑफ सप्लाई के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे, बस उसको डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, इसको हम सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे. तो ये सारी चीजें जो है हम अभी पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लाई की. एक्चुअली सप्लाई है क्या चीज? आमतौर पे क्या होता है, हमारे पास दो वर्ड्स हैं. फर्स्ट इज स्टॉक एंड अदर वन इज सप्लाई. स्टॉक एंड सप्लाई. सो आमतौर पे क्या होता है कि लोग जो है वो स्टॉक और सप्लाई दोनों को सिनोनियम समझ लेते हैं, बट स्टॉक एंड सप्लाई आर नॉट सिनोनियम्स. एक्चुअली क्या है, हम ये कह सकते हैं कि सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. ओके, सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक. व्हाई इट इज कॉल्ड अ पार्ट ऑफ स्टॉक? अगर मैं बोलता हूं कि सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक, इट मींस स्टॉक इज अ wider concept and supply is a part of it. That's why supply is a narrow concept. अब क्या हुआ, एक प्रोड्यूसर जो है उसने क्या किया, उसने कुछ प्रोडक्शन की. अब जो हम अभी बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ टोटल प्रोडक्शन, क्योंकि मैंने कहा कि ये चैप्टर जो है वो प्रोडक्शन फंक्शन का पार्ट बी है, तो हम इसको प्रोडक्शन फंक्शन के साथ कोरिलेट करके देखेंगे कि जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसके साथ सप्लाई का क्या रिलेशन है. तो हमने सपोज किया कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो कुछ हुई, मतलब जो भी हमारा प्रोड्यूसर था अगर वो शॉर्ट रन में काम कर रहा है तो उसके पास कुछ फिक्स फैक्टर्स होंगे, कुछ उसके पास वेरिएबल फैक्टर्स होंगे. तो उसके पास जितने भी फिक्स फैक्टर, जितने भी वेरिएबल फैक्टर, उसने सारे के सारे जो हैं वो काम पे लगा दिए. ओके, सो हमने टोटल प्रोडक्शन की डेफिनेशन जो है वो यही की थी कि टोटल प्रोडक्शन क्या होती है कि एक प्रोड्यूसर के पास जितने भी फिक्स फैक्टर्स हैं, जितने भी वेरिएबल फैक्टर्स हैं, अगर वो सारे के सारे फैक्टर्स को काम पे लगा देता है तो जो भी टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होंगी तो हम उनको बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन. और अगर हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं और उसमें हम टोटल प्रोडक्शन को देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, नॉन ऑफ द फैक्टर इज अ फिक्स फैक्टर. सो प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने सारे के सारे जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनको काम पे लगा देगा, उससे जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होंगी उसको कहा जाएगा टोटल प्रोडक्शन. ओके, सो सपोज करते हैं कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो हुई 100 यूनिट्स की. मतलब उसने क्या किया, 100 यूनिट्स जो है वो इस बार प्रोड्यूस किए, इस बार. ओके, एक्चुअली क्या था, अगर हम पहले बात करें तो उसने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए. वो कह रहा है कि एक्चुअली मेरे स्टॉक के अंदर पहले से, मतलब ये नहीं है कि 100 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए तो यही उसके स्टॉक के अंदर होंगे. अगर उसके पास पहले से भी कुछ गुड्स पड़ी थी तो उसके पास जो है अर्लियर जो स्टॉक था वो सपोज करो उसके पास था 50 यूनिट्स का. अब इस पॉइंट को समझते हैं कि अर्लियर स्टॉक का मतलब क्या है. मान लीजिए कि मैं आपको अपने पापा की शॉप की एग्जांपल देता हूं कि मेरे पापा जो हैं उनकी इलेक्ट्रिसिटी की शॉप है. ओके, सो मेरे पापा प्रोड्यूसर नहीं है, मेरे पापा जो है वो क्या है, वो एक सेलर है. तो हम इसको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं. सो मेरे पापा ने इस बार जो है वो 100 लैंप, एलईडी लैंप जो है वो एक होलसेलर से परचेज किए. ओके, सो मैं बोलूंगा कि मेरे पापा के पास अभी एट प्रेजेंट क्या हुआ, 100 यूनिट्स ऑफ एलईडी लैंप जो है वो आ गए. देन 50 लैंप मेरे पापा के पास ऑलरेडी पड़े थे शॉप पे. तो मैं बोलूं कि इस टाइम पे आज की डेट में मेरे पापा के पास कितने एलईडी लैंप अवेलेबल हैं जिसको वो बेच सकते हैं, तो कितने होंगे, 150. क्यों, 100 इस बार परचेज किए फ्रॉम द होलसेलर, 50 ऑलरेडी उनके पास पड़े थे शॉप पे, तो 150 का स्टॉक जो है उनके पास अवेलेबल है. तो यही चीज
हम एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं कि एक प्रोड्यूसर ने क्या किया, इस बार जो है वो 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन की, तो टोटल 100 आ गया। अर्लियर यानी कि पहले उसके पास ऑलरेडी 50 यूनिट्स जो हैं वो पड़े थे, तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो मैं बोलूंगा कि उसके पास एट प्रेजेंट जो है 150 यूनिट्स का स्टॉक अवेलेबल है। ओके, सो 100 पहले थे, 50 अभी आ गए, तो प्रेजेंटली उसके पास 150 गुड्स जो हैं वो अवेलेबल है, जिसको वो चाहे। अभी मैंने ये नहीं बोला कि वो भेज रहा है मार्केट के अंदर, मैंने बोला कि अगर वो चाहे तो इन 150 यूनिट्स को मार्केट के अंदर वो भेज सकता है, भेज सकता है। ठीक है, तो स्टॉक क्या हुआ, स्टॉक हुआ वो क्वांटिटी जो एक प्रोड्यूसर के पास एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ओके, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या हुआ, हमने बात की थी कि इकोनॉमिक्स के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ओके, हम उनको क्या करते हैं, हम उनको दो तरह से मेजर करते हैं। सो इकोनॉमिक्स में हम जितनी भी वेरिएबल्स पढ़ते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टॉक वेरिएबल, और एक होते हैं जिनको हम कहते हैं फ्लो वेरिएबल। एक होते हैं स्टॉक वेरिएबल और एक होता है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल क्या है, ये जब +2 में जाएंगे इसको बहुत डिटेल में करेंगे। स्टॉक वेरिएबल क्या है, जिनको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब अभी के अभी, ओके, अभी के अभी। अगर मैं बोलूं कि अभी जिस टाइम पे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम पे मैं बोलूं कि सुबह के 5:12 और 30 सेकंड हुआ है, ठीक है, 5 AM इन द मॉर्निंग, 5 AM 12 minutes and 13 seconds. So this is a point of time. So जब भी हम स्टॉक वेरिएबल को मेजर करते हैं, so उस टाइम पे क्या होगा, उसको हम एक स्टॉक वेरिएबल के तौर पे लेते हैं। स्टॉक वेरिएबल क्या होंगे, जिनको हमेशा हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, अभी के अभी। ओके, जो फ्लो वेरिएबल्स हैं ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं बोलूं कि 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी, तो क्या हो गया, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम। ओके, 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ और 31 जनवरी तक खत्म हुआ। मैं बोलूं कि सुबह के 5 बजे से लेके और रात के 10 बजे तक, तो दिस इज ऑल्सो अ टाइम पीरियड। मैं बोलूं 6 बजे से लेके 7 बजे तक, दैट्स ऑल्सो अ टाइम पीरियड। मैं बोलूं कि 5:01 से लेके 5:02 तक, 5:01 से लेके 5:02 तक, तो वो भी अपने आप के अंदर एक टाइम पीरियड है, क्योंकि 1 मिनट टाइम पीरियड है। तो फ्लो वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जिनको हम एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं, बट स्टॉक वेरिएबल वो होते हैं जिनको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, क्योंकि हमने इसको नाम ही स्टॉक दिया है। तो स्टॉक का मतलब क्या होगा कि एक प्रोड्यूसर के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओके, बिकॉज इट्स अ स्टॉक, एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितनी गुड्स अवेलेबल हैं सेल करने के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए। अभी उसने सेल करी नहीं है, सेल करने के लिए जितनी गुड्स अवेलेबल हैं हम उनको बोलेंगे कि वो क्या है, वो है उसका स्टॉक। अब एक शॉपकीपर या एक प्रोड्यूसर ये कहता है कि अभी ना मेरे पास ना 150 गुड्स जो है वो अवेलेबल है, जिसको अगर मैं चाहूं तो मार्केट में मैं भेज सकता हूं। तो उसने ये देखा कि मार्केट के अंदर मुझे मेरी कमोडिटी का प्राइस कितना मिल रहा है, ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं मार्केट में क्या करूंगा, सप्लाई करूंगा। अब वर्ड आया सप्लाई। सप्लाई क्या है, सप्लाई इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक जिसको एक प्रोड्यूसर मार्केट के अंदर भेजना चाहता है फॉर सेल। Now, the difference between stock and supply can be made very clear. How is that? कि स्टॉक क्या हुआ, उसके पास टोटल कितनी गुड्स अवेलेबल हैं वो उसका स्टॉक है, उसमें से कितनी कमोडिटीज वो मार्केट के अंदर फॉर सेल भेजना चाहता है, वो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगी। लेट इट बी कि अगर मैं कहूं कि एक फ्रूट सेलर है, वो कहता है आज मेरे पास जो है वो 10 kg ऑफ एप्पल का स्टॉक है, तो वो तो स्टॉक हो गया। वो कहता है पर मैंने ना आज के आज सारे नहीं बेचने, मैं 10 kg आज नहीं बेचना चाहता, बीच में से मैं सिर्फ ना 8 kg बेचूंगा। ओके,
8 केजी बेचूंगा बस। तो क्या हुआ, अब मैं कहूंगा कि स्टॉक जो था वो तो 10 केजी का था, मार्केट में कितने भेजे 8 केजी, तो क्या होगा सप्लाई कितनी होगी 8 केजी की होगी, हालांकि स्टॉक जो है वो कितना था वो 10 केजी का था। सो हम मान लेते हैं कि जो ये 150 यूनिट्स उसके पास अवेलेबल हैं, तो इसके ऊपर उसको जो कॉस्ट पड़ी पर यूनिट कॉस्ट वो पड़ी उसको 20 रुपए की। ओके, वो कहता है एक चीज बनाने पे मुझे 20 रुपए की कॉस्ट पड़ती है, जो मैंने 150 गुड्स बनाई। ओके, एक चीज बनाऊंगा तो 20 की कॉस्ट पड़ेगी। उसने देखा कि मार्केट के अंदर मुझे मेरी कमोडिटी का प्राइस कितना मिल रहा है, तो प्राइस उसको मिल रहा था 15 रुपीज। अब ध्यान से सोचो, अब प्राइस उसको मिल रहा है 15 रुपी, सो उसकी कॉस्ट कितनी है 20। वो कहेगा यार 20 की तो कॉस्ट पड़ती है, मार्केट में रेट मिल रहा है 15 रुपीज, मुझे तो 5 रुपए के नुकसान हो रहे हैं, तो मैं तो नहीं भेजता। तो क्या होगा, वो कोई भी कम्युनिटी जो है सपोज करो वो मार्केट में भेजता ही, वो कहता ना, अब इससे बेटर तो ये है कि वो चीजें जो है वो मेरे गोडाउन में पड़ी रहे, तो ठीक है मैं इसको 15 रुपीज पर सेल करने के लिए रेडी नहीं हूं। तो क्या होगा, अभी तक 15 रुपए पे वो कोई भी कम्युनिटी मार्केट के अंदर भेजने के लिए रेडी जो है वो नहीं है। क्या हुआ, बाय चांस रेट जो है वो 20 रुपए हो गया, रेट इंक्रीज हो गया। वो कहता है यार कॉस्ट पड़ रही है 20 की, मार्केट में रेट भी मिल रहा है 20, चल कोई बात नहीं, फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी तो नहीं हो रहे, चल ठीक है पूरे पूरे मिल रहे हैं, चल थोड़े बहुत भेज देता हूं, चल ऐसा कंपनी का नाम ही चलता रहेगा, ऐसे क्या नाम खराब करना कंपनी का। तो कहता है ऐसा करता हूं 150 में से ना मैं क्या करता हूं बीच में से 20 गुड्स भेज देता हूं। तो क्या हुआ, 20 रुपी प्राइस के ऊपर उसने क्या किया 20 यूनिट्स जो है वो मार्केट में सेल होने के लिए भेजे। मैंने उसके पास टोटल कितने थे 150, भेजे कितने 20, 150 स्टॉक है, 20 क्या है वो सप्लाई है, मतलब टोटल स्टॉक में से कितनी चीजें वो मार्केट में सेल करने के लिए भेजेगा वो सप्लाई है। ओके, जैसे अब मान लो कि मार्केट में रेट हो गया उसका 30 रुपीज, अब उसको कॉस्ट कितनी पड़ रही है 20 रुपीज की, मार्केट में प्राइस कितना मिल रहा है 30 रुपीज का, वो कहेगा यार 10 रुपए का तो प्रॉफिट हो रहा है हमें, तो प्रॉफिट हो रहा है ना यार, तो क्या करो मैं तो 100 यूनिट भेज देता हूं बीच में से, ठीक है अभी तक 50 रख लेता हूं अभी एक बार, शायद कल को रेट और बढ़ जाए तो जो बाकी होंगे तो भी भेज दूंगा। तो अब जैसे ही रेट बढ़ा तो क्या हुआ, जैसे रेट 20 से 30 हुआ उसको प्रॉफिट होने शुरू हो गए, तो उसकी कॉस्ट है 20 की, प्राइस मिल रहा है 30 का, तो पर यूनिट उसको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो 150 में से 100 यूनिट्स जो है वो मार्केट में सेल होने के लिए भेज देगा। मान लीजिए कि रेट हो गया 40 रुपीज, अब सोचो अब क्या होगा, अब उसको कॉस्ट पड़ रही है 20 की, उसको प्राइस कितना मिल रहा है 40 का, इसका मतलब वो कहेगा यार मेरे को तो डबल प्रॉफिट हो रहा है, और वो ये सोचता है कि अब ना जो मर्जी हो जाए, मुझे इतना पता है कि मुझे 40 से ज्यादा ना कभी नहीं मिल सकते। वो एक्सपेक्टेशन लगाता है कि मेरी कम्युनिटी की मार्केट के अंदर जो प्राइस हो रही है वो क्या है, वो 40 मैक्सिमम है, इससे ज्यादा रेट मुझे कभी नहीं मिल सकता। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा यार इससे ज्यादा रेट नहीं मिल सकता, जितना है भेज दो, सारा का सारा बेच दो, जितने प्रॉफिट कमा सकते हो कमा लो। तो वो क्या करेगा, वो 150 के 150 यूनिट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर सेल होने के लिए भेज देगा। ओके, यानी अब क्या हुआ, अब सोचो क्या वो यहाँ पे 200 यूनिट्स जो हैं 200 यूनिट्स वो भेज सकता था, नहीं, क्यों नहीं भेज सकता, क्योंकि उसके पास है ही 150 यूनिट। तो कई बार आपको 1 मार्क के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि कैन सप्लाई बी मोर देन द स्टॉक, सो द आंसर इज नो, सप्लाई स्टॉक से ज्यादा कभी नहीं हो सकती। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सप्लाई कितनी हो सकती है, जितना स्टॉक अवेलेबल होगा। अब अगर स्टॉक 150 यूनिट का है तो मैक्सिमम सप्लाई कितनी होगी 150 यूनिट्स की होगी। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम सप्लाई का मीनिंग निकालते हैं कि सप्लाई का मीनिंग क्या था। अब इस टेबल के अंदर अगर आप देखें, आपको यहाँ पे बहुत सारे प्राइस नजर आ रहे हैं, तो मैंने आपको
4 ऑप्शंस दिए हैं प्राइसेस के अंदर कि प्राइस 15 रुपी हो सकता है, 20 रुपी हो सकता है, 30 रुपी हो सकता है, 40 रुपी हो सकता है। प्रोड्यूसर कहता है कि अगर प्राइस 15 रुपी है तो मेरी सप्लाई 0 है, मैं कोई चीज मार्केट में नहीं भेजूंगा। अगर प्राइस 20 है तो 20 यूनिट्स भेजूंगा, प्राइस 30 है तो 100 यूनिट भेजूंगा, प्राइस 40 है तो 150 यूनिट भेजूंगा। मतलब वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, वो डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर मार्केट के अंदर डिफरेंट यूनिट्स जो हैं वो मार्केट में भेज रहा है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई की डेफिनेशन अगर आपको देनी पड़े तो हम क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे सप्लाई मीन्स डिफरेंट यूनिट्स दैट अ प्रोड्यूसर और a seller is ready to sell in the market at different possible prices। तो यहां पे देखिए ध्यान से, कहते सप्लाई क्या है, सप्लाई जो है वो क्या है, डिफरेंट यूनिट्स हैं, किसी भी कम्युनिटी के डिफरेंट यूनिट्स हैं। डिफरेंट यूनिट्स मतलब 0 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, 150 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट अ प्रोड्यूसर और सेलर इज रेडी टू सेल इन द मार्केट एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। मतलब जब बहुत सारे प्राइसेस होंगे, उसके सामने बहुत सारे यूनिट्स आपके पास होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सप्लाई बोलेंगे। तो सप्लाई मींस different units of a community that a producer is ready to sell in the market at the different possible prices। मतलब अगर आपने सप्लाई की बात करनी है तो क्या होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे प्राइसेस होने चाहिए और उसके सामने बहुत सारे यूनिट्स ऐसे होने चाहिए जिसको आप सप्लाई करने के लिए रेडी है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक। ओके, स्टॉक क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल जो एक प्रोड्यूसर के पास है, एंड सप्लाई क्या हो गया, इट इज द पार्ट ऑफ दैट स्टॉक जो वो मार्केट के अंदर भेजने के लिए जो है वो रेडी है। अब इसी के साथ क्या करते हैं, एक वर्ड और लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं क्वांटिटी सप्लाइड। अब क्वांटिटी सप्लाइड क्या है, अब आमतौर पे हम सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों को एक ही समझ लेते हैं। जैसे हमने डिमांड में किया था कि हम क्या करते हैं, हम डिमांड और क्वांटिटी डिमांड दोनों को एक ही समझ लेते हैं। अब डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में क्या डिफरेंस था, जो डिफरेंस डिमांड और क्वांटिटी डिमांड में था वही डिफरेंस सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड में है। डिमांड में क्या था, डिमांड में मैंने कहा था कि बहुत सारे प्राइसेस होंगे, उसके सामने बहुत सारी डिमांड होंगी। क्वांटिटी सप्लाइड में क्या था, क्वांटिटी डिमांड में हमने जब बात की थी हमने कहा था quantity demand is a specific demand at a specific price। मतलब एक प्राइस होगा, उसके सामने एक डिमांड होगी, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड। डिमांड में क्या होगा, बहुत सारे प्राइस होंगे, उसके सामने बहुत सारी डिमांड होंगी, उसको डिमांड बोलेंगे। बट अगर आपके पास एक सिंगल प्राइस है और उसके सामने एक सिंगल डिमांड है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी डिमांड। तो अभी उसी चीज को हम सप्लाई और क्वांटिटी सप्लाइड पे जो है वो लगाने वाले हैं कि अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, आपके पास बहुत सारे प्राइस होंगे और उसके सामने आपके पास बहुत सारी सप्लाई होंगी, दिस इज अ सप्लाई। बट अगर हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक प्रोड्यूसर को एक सिंगल प्राइस ऑफर किया जाता है कि आपके पास प्राइस 15 नहीं है, 20 नहीं है, 30 नहीं है, 40 नहीं है, ऑप्शंस नहीं है, आपके पास सिर्फ 30 की एक ही ऑप्शन है बस, और कुछ नहीं। मतलब अगर उसको ये कहा जाए कि आपको मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 30 रुपी का प्राइस मिलने वाला है, तो 30 रुपी के ऊपर आप कितने यूनिट मार्केट में सेल करने के लिए जो है वो रेडी होंगे, तो एक प्रोड्यूसर कहेगा कि अगर
मुझे ये ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइस, मतलब 15, 20, 30, 40, तो अगर मुझे ये सारे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं सो मैं अपनी सप्लाई में भी ऑप्शन क्यों दूं? अगर आप मुझे एक सिंगल प्राइस ऑफर कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो 30 रुपए का है, तो उसके ऊपर मैं आपको एक सिंगल सप्लाई जो है वो बताऊंगा कि अगर मुझे मार्केट के अंदर 30 रुपए का प्राइस मिलता है तो उसके ऊपर मैं 100 यूनिट जो है वो मार्केट के अंदर भेजूंगा। सो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक प्रोड्यूसर को हमने एक सिंगल प्राइस ऑफर किया और उसके ऊपर उसने हमें क्या किया, एक सिंगल सप्लाई जो है वो ऑफर की। दिस इज क्वांटिटी सप्लाई। तो क्वांटिटी सप्लाइड में क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड मींस अ स्पेसिफिक सब क्वांटिटी। Quantity supplied means a specific or a special or a single quantity supplied at a single specific price। एक सिंगल स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर एक सिंगल स्पेसिफिक क्वांटिटी जो मार्केट के अंदर आती है, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी सप्लाइड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो क्या है, वो सप्लाई का एक पार्ट हो जाती है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, सप्लाई बना लीजिए, मतलब उसमें आप क्या कीजिए, बहुत सारे जो प्राइसेस हैं आप उनको बना लीजिए। जब बहुत सारे प्राइसेस आपके पास आ जाएं, उसके सामने आप बहुत सारी जो सप्लाई हैं आप उनको बना लीजिए, तो क्या होगा, तब वो जो टेबल बनेगा वो बनेगा आपका सप्लाई का टेबल। उसमें आप क्या कीजिए, उसमें से आप कोई भी एक प्राइस जो है वो सिलेक्ट कर लो। मतलब उसमें से मैंने जैसे 30 रुपए सिलेक्ट कर लिया। अब प्रोड्यूसर कहता है कि अगर आपने मुझे 30 रुपए का एक सिंगल प्राइस ऑफर किया है तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि अगर अच्छा आप मुझे 30 रुपए का प्राइस दे रहे हैं, अच्छा मैं ऐसा करता हूं उसके ऊपर ना मैं 0 सप्लाई भी कर सकता हूं, मैं 20 भी कर सकता हूं, मैं 100 भी कर सकता हूं, मैं 150 भी कर सकता हूं। वो कहता है ऐसा नहीं करूंगा। अगर आप मुझे एक सिंगल प्राइस ऑफर करोगे तो मैं उसके ऊपर आपको एक सिंगल क्वांटिटी ऑफर करूंगा कि अगर आप मुझे 30 प्राइस ऑफर करते हो तो उसके ऊपर मैं आउट ऑफ 150 यूनिट्स मैं 100 यूनिट जो है वो मार्केट के अंदर सेल करने के लिए भेजूंगा। सो ये क्या हो जाएगी, इसको हम क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बोल देंगे। सो देयर आर 3 वर्ड्स जिनके अंदर हमने कंफ्यूज नहीं होना। First is a stock, second is supply and third one is quantity supply। Stock क्या हुआ, टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स हुआ जो एक प्रोड्यूसर के पास अवेलेबल होगा। सप्लाई क्या होगा कि डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस के ऊपर वो कितने कितने यूनिट्स जो हैं वो मार्केट में भेजने के लिए रेडी है। सो सप्लाई मींस डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी दैट आर सप्लाइड इन द मार्केट बाय अ प्रोड्यूसर एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। एंड व्हाट इज quantity supplied? Quantity supplied is a specific quantity sold by a producer in the market at a single specific price। Okay, so these are the meaning of 3 words: stock, supply and quantity supply। Okay, now it's clear to you। अब हमने जो कॉन्सेप्ट है हम ना सप्लाई का, इसी को हमने आगे जो है वो लेके जाना है। अब इसी के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि जो सप्लाई है हम उसको कैसे शो कर सकते हैं और सप्लाई जो है वो कौन कौन कर सकता है। सो अब ये तो बात क्लियर है कि जो सप्लाई है वो किसने करनी है, वो एक प्रोड्यूसर ने करनी है। ओके, अब वो प्रोड्यूसर जो है वो कितने होंगे, बात सोचने वाली है कि जो सप्लाई करनी है वो कितने लोगों ने करनी है, किसी भी चीज के कितने प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सप्लाई करेंगे। इसके बेसिस पे हम बनाते हैं टाइप्स ऑफ सप्लाई। भी जो सप्लाई है वो कितनी तरह की होती है। ओके, सो सप्लाई जो है वो 2 तरह की होती है। फर्स्ट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। अब आप इसके नाम से क्लियर कीजिए कि इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या हुआ। अब हमने सप्लाई का मीनिंग कर लिया, ध्यान से समझिए। तो मैंने यहां पे इंडिविजुअल क्वांटिटी सप्लाइड नहीं लिखा, ध्यान से समझो। मैंने इंडिविजुअल क्वांटिटी सप्लाइड नहीं लिखा, मैंने लिखा इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब हमने जो लेना है वो हमने सप्लाई का कॉन्सेप्ट लेना है, हमने क्वांटिटी सप्लाइड का कॉन्सेप्ट नहीं लेना। मतलब हमने एक सिंगल प्राइस और उसके सामने एक सिंगल सप्लाई नहीं लेनी, हमने बहुत सारे प्राइस लेने हैं और उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारी सप्लाई लेनी है। पहली बात तो ये,
ठीक हो गया, क्योंकि सप्लाई है, सप्लाई में क्या होगा, बहुत सारे प्राइसेस होंगे, वेरियस पॉसिबल प्राइसेस होंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वेरियस पॉसिबल सप्लाई होंगी। तो पहली बात तो ये रखनी है। तो अगर आपने यहां पे प्राइस और यहां पे सप्लाई लिखनी है, ओके, सो पहली बात तो बहुत सारे प्राइसेस ले लीजिए। लेट इट बी कि प्राइस है 1 रुपी का, 2 रुपी का, 3 रुपी का, 4 रुपी का और 5 रुपी का। ओके, ये तो प्राइस हो गया, बहुत सारे प्राइसेस हो गए। अब इसके सामने आपने बहुत सारी सप्लाई दिखानी है। बहुत सारी सप्लाई मतलब क्या कि 1 रुपी के कॉरस्पॉन्डिंगली डिफरेंट सप्लाई, 2 रुपी के अकॉर्डिंगली डिफरेंट सप्लाई, 3 के अकॉर्डिंगली डिफरेंट सप्लाई, 4 के अकॉर्डिंगली डिफरेंट सप्लाई, 5 के अकॉर्डिंगली डिफरेंट सप्लाई। तो आपने सभी के कॉरस्पॉन्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई जो है वो दिखानी है। ओके, पर जो आपने सप्लाई दिखानी है वो किसकी दिखानी है, इंडिविजुअल। आपने एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और एक इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई दिखानी है। आपने इस मार्केट के अंदर उस चीज को सेल करने वाले जितने भी लोग हैं, आपने सभी की सप्लाई नहीं दिखानी, उनमें से सिर्फ एक की सप्लाई दिखानी है। दैट्स व्हाई इट कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। सो मैं यहां पे सप्लाई बाय फर्म ए लिख देता हूं। ओके, कि मार्केट में कोई ए फर्म है, वो कितना सप्लाई करेगी। अब ए फर्म तो एक है, सो हम किसकी सप्लाई की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ए फर्म विच इज एन इंडिविजुअल इटसेल्फ, हम उसकी सप्लाई की बात कर रहे हैं। सो ए फर्म कहते हैं कि इफ प्राइस इज 1 तो मेरी सप्लाई भी कितनी है, 1। अब प्राइस इंक्रीज हुआ। अब अगर हम ये मान लें कि ए फर्म की जो कॉस्ट है वो सेम, वो कांस्टेंट है, ओके, कॉस्ट उसको पहले जितनी ही बढ़ रही है, अब उसको प्राइस मिल रहा है 2 रुपी का। अब इसका मतलब उसके प्रॉफिट क्या हो रहे हैं, ज्यादा। तो वो क्या करेगी, वो कहते हैं हम सप्लाई कर देंगे 2। अगर प्राइस 3 रुपी हो जाता है तो कहेगी देख अभी कॉस्ट तो हमारी उतनी है, जितनी कॉस्ट पहले पड़ रही थी अभी भी उतनी ही कॉस्ट पड़ रही है, कॉस्ट उतनी है, रेट बढ़ता जा रहा है, तो मैं तो बेचने वाला हूं। क्योंकि जो सप्लाई है वो किसने करनी है, वो एक सेलर ने करनी है। अगर रेट बढ़ेगा तो जो पर्सन चीज को बेचने वाला है उसको क्या होंगे, प्रॉफिट्स होंगे। तो वो क्या करेगा, वो ज्यादा चीजें बेचने की कोशिश करेगा कि अभी मुझे प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो मैं जितनी ज्यादा चीजें सेल कर सकता हूं उतनी ज्यादा चीजें मैं सेल करूं। तो अगर प्राइस जो है वो 3 रुपी हो जाता है तो कहता है मैं तो 3 यूनिट सेल करूंगा। अगर प्राइस 4 रुपी हो जाता है वो कहता है ले अब तो मेरे प्रॉफिट और बढ़ गए, तो वो कहता है मैं तो 4 यूनिट सेल करूंगा। अगर मान लो कि प्राइस 5 रुपी हो जाता है, वो कहता है ले अब तो मेरे प्रॉफिट और बढ़ गए, मैं तो और चीजें सेल करूंगा, तो कहता है मैं तो 5 जो है यूनिट सेल करूंगा। तो अब हमने क्या किया, यहां पर एक सप्लाई को बनाया, सप्लाई को बनाया, क्वांटिटी सप्लाइड को नहीं बनाया। हमने सप्लाई को बनाया जिसके अंदर हमने बहुत सारे प्राइसेस ले लिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमने बहुत सारी सप्लाई ले ली। पर जो हमने सप्लाई ली वो किसकी ली, वो एक सिंगल फर्म की ली। कौन सी फर्म की, ए फर्म की। तो इसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। नाउ इट्स क्लियर टू यू। सेकंड जो होती है उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई। अब ये मार्केट सप्लाई क्या चीज है, नाम से पकड़ लो। पहली बात तो ये कि मार्केट सप्लाई है वो भी सप्लाई, अगर वो भी सप्लाई है तो बहुत सारे प्राइसेस लेने पड़ेंगे। पर अब जो हमने सप्लाई लेनी है वो एक इंडिविजुअल फर्म की नहीं लेनी, मार्केट के अंदर उस कम्युनिटी की सप्लाई करने वाली जितनी भी फर्म्स है उन सभी की सप्लाई लेनी है। मतलब एक चीज को बेचने वाले जितने भी लोग हैं सारे को पकड़ लो इकट्ठा। तो हम मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर किसी भी फर्म जो है कम्युनिटी को बेचने वाली 2 फर्म्स हैं, तो हम यहां पे एक बी फर्म ले लेते हैं। सो बी फर्म कहते हैं कि अगर प्राइस 1 रुपी है तो हम तो उसके 2 यूनिट सेल करेंगे। प्राइस 2 रुपी है हम उसके 3 यूनिट सेल करेंगे। प्राइस 3 रुपी है तो हम उसके 4 यूनिट सेल करेंगे। प्राइस 4 है तो हम उसके 5 यूनिट सेल करेंगे। प्राइस 5 है हम उसके 6 यूनिट सेल करेंगे। अब सोचो भी ए फर्म जो है 1 रुपी रेट के ऊपर 1 कम्युनिटी मार्केट में भेज रही है, बी फर्म 2 कम्युनिटी भेज रही है, तो मार्केट में टोटल कितनी चीजें आएंगी सोचो।
1 इसने भेजी, 2 इसने भेजी, तो टोटल कितनी चीजें आई 3। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी मार्केट सप्लाई। ओके, अब 2 रुपी के ऊपर ये 2 कमोडिटी मार्केट में सेल कर रही है, ये 3 कमोडिटी सेल कर रही है, तो 2 ये कर रही है, 3 ये कर रही है, तो टोटल मार्केट में कितनी आएंगी 5। तो मार्केट सप्लाई कितनी हो गई 5। वैसे ही 3 रुपी पे ये 3 कमोडिटी सेल कर रही है, ये 4 कर रही है, तो दोनों कितनी कर रही है 7। 4 रुपी पे ये 4 कर रही है, ये 5 कर रही है, तो दोनों कितना कर रही है 9। 5 रुपी पे ये 5 कर रही है, ये 6 कर रही है, तो दोनों कितना कर रहे हैं 11। तो ये क्या बन जाएगा मार्केट सप्लाई बन जाएगी। सो मार्केट सप्लाई मींस द सप्लाई ऑफ अ गुड और अ सर्विस डन बाय ऑल द फर्म्स इन द मार्केट। मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं वो सारी की सारी मिलके कितनी चीजें मार्केट में भेजती हैं सेल होने के लिए, उसको हम कहते हैं मार्केट सप्लाई। और अगर हम इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं उसके अंदर हम सिर्फ एक फर्म कितना सप्लाई कर रही है हम उसकी बात करते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि ये जो इंडिविजुअल सप्लाई और जो मार्केट सप्लाई हैं हम उनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much and all the best.